चाहे आप किसान बिल लेके आए या आपने 370 हटाया, कब किससे आपने पूछा? सवाल तो ये पूछा जाएगा। और कल वक्फ बिल जिसके बारे में अभी बता रहे थे शकील जी की, कुछ वकीलों का कहना है कि कोर्ट में ये बिल्कुल नहीं टिकेगा, कोर्ट में जब जाएगा तब जाएगा की बात है। लेकिन आज जिस आंदोलन का आगाज हुआ है, सांकेतिक ही सही, आधे दिन ही सही, क्योंकि जैसे ही टाइम खत्म हुआ पुलिस वाले आके बिल्कुल भगाना शुरू कर दिए। वहां पे अपने रिपोर्टर्स भी थे, बता रहे थे जंतर मंतर पे कि कैसे इन लोगों को वहां से भगाना शुरू किया गया, दिल्ली की पुलिस ने भगाना शुरू किया। लेकिन कब तक भगाएंगे, सवाल यह भी उठता है ना, और कहां कहां से भगाएंगे? प्रशांत जी। अनम्यूट कीजिए प्लीज। अनम्यूट हूं जी जी, आवाज आ रही? हाँ, आ रही। जिन संगठनों ने ये कॉल दिया था वक्फ बिल के खिलाफ, उन संगठनों का पूरे देश में नेटवर्क है। वो पूरे देश के संगठनों के अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पे, जिन्होंने जंतर मंतर पर कॉल दिया था। उन संगठनों के लोग हर जिले, हर कस्बे में, आंध्र प्रदेश में भी है, बिहार में भी है, पूरे देश में है। तो सवाल ये कि उनको यहाँ से आप पुलिस के जरिए भगाकर इस इशू को गायब नहीं कर सकते। ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है और लगभग 9.5 लाख एकड़ की जमीन का मामला है। 9.5 लाख एकड़ जमीन, जो कि बहुत सारे शहरों में बड़ी प्राइम लोकेशन पे जमीन है। शकील जी बता चुके हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है वो जगहें और वो सारे इश्यूज उसके साथ। वक्फ की जमीन का कोई ट्रांसफर नहीं हो सकता। ये जमीनें दान में दी गई जमीनें हैं और ये उस जमाने की जमीनें हैं जब तमाम नवाब या बड़े बड़े लैंडलॉर्ड हुआ करते थे मुस्लिम, जिन्होंने ज़मीनें अपनी दान दी हैं। वो ज़मीनें मदरसे बनाने के लिए, कब्रिस्तान बनाने के लिए, यतीम खाने बनाने के लिए, यानी अनाथालय बनाने के लिए, तमाम और ऐसे सोशल इश्यूज़ के लिए यूज़ होती हैं और रिलीजियस यूज़ के लिए यूज़ होती है। उनका कोई ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, उनका कन्वर्जन नहीं हो सकता, वो किसी को बेची नहीं जा सकती। बल्कि जिसने अगर वक्फ में एक बार दान दे दी ज़मीन तो उसको वापस भी नहीं ले सकता, वो वन वे वॉल्व है। लेकिन ये 9.5 लाख करोड़ 9 लाख एकड़ की जो ज़मीन पूरे देश में है, इस पे निगाह है बीजेपी के समर्थकों की, बीजेपी के लोगों की जी, बिल्डर्स की। क्योंकि तमाम, अगर आप किसी भी शहर में जाएंगे, दिल्ली में आप देख लें कि जो आईटीओ का इलाका है, जो प्रेस का इलाका है, ये सारा इलाका, लगभग पूरा इलाका वो वक्फ का ज़मीन का है। तो बहुत बड़ी संख्या में ये ज़मीनें हैं। मुकेश अंबानी का मकान भी उसी में बना है, मुंबई में। तमाम और शहरों में बड़ी बड़ी ज़मीनें लोगों के पास हैं। तो पहली बात कि वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। दूसरी बात कि उसके मैनेजमेंट में आप नॉन मुस्लिम को क्यों लाएंगे? इसी बात में सुप्रीम कोर्ट में मामला अटकेगा कि उसके मैनेजमेंट में राम मंदिर का ट्रस्ट बना तो क्या उसमें नॉन हिंदू, गैर हिंदू है कोई? अभी गया के मंदिर पे, बोध गया के मंदिर पे हंगामा मचा हुआ है, धरने चल रहे हैं, प्रदर्शन चल रहे हैं, बिल्कुल, बौद्धों और हिंदुओं के बीच में। तो या माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, उसमें क्या दूसरे मजहब के लोग हैं? क्या एसजीपीसी में दूसरे मजहब के लोग हैं? नहीं है। कोई भी मजहब क्यों अलाउ करेगा? तो जब आप बराबरी का अधिकार पे बात आएगी तो ये कोर्ट में बचेगा नहीं, कोर्ट में इसके ऊपर सवाल खड़े हो जाएंगे। लेकिन ये सरकार करना क्यों चाहती है? इसीलिए करना चाहती है कि इनको ज़मीनें चाहिए। अब इसका पॉलिटिकल रिपरकशन क्या होगा? देखिए, ये बहुत इमोशनल मुद्दा है मुसलमानों के बीच में, और ये मुद्दा अगर बिहार के इलेक्शन में जाएगा तो नीतीश कुमार जी, बीजेपी को मान लीजिए कि उतना मुस्लिम वोट नहीं मिलता होगा, नीतीश कुमार को तो मिलता है, नीतीश कुमार को नुकसान होगा, चंद्रबाबू नायडू को नुकसान होगा, बिल्कुल, और तमाम जगह नुकसान होगा।
तो ये बीजेपी के लिए पॉलिटिकली बड़ा वाइज भी नहीं होगा कि एन बिहार चुनाव के पहले आप ये कर रहे हैं। पोलराइज आप इसके माध्यम से करेंगे तो पोलराइज जितना आप कर सकते थे बिहार में आप कर चुके हैं। इससे ज्यादा पोलराइज आप और क्या करेंगे? इतना बुलडोजर और सब करने के बाद भी अगर उत्तर प्रदेश में 62 से 33 आ गए आप, तो बिहार में क्या होगा? इससे कौन सा फर्क पड़ने जा रहा है? जी। दूसरे की जो मल्टीपल चुनौतियां जो है, कई फ्रंट पे जो चुनौतियां, दक्षिण भारत से चुनौती बहुत हम लोग चर्चा कर चुके विस्तार से इस पर, लेकिन फिर से डिलिमिटेशन का मुद्दा, भाषा का मुद्दा, अब उसमें भी चंद्रबाबू नायडू एक ऐसी पोजीशन ले रहे हैं जिसमें उनको पॉलिटिकली नुकसान होगा, क्योंकि भाषा का मुद्दा दक्षिण भारत के राज्यों में बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। आपको याद होगा कि सिर्फ नंदिनी के दही शब्द में सरकार चली गई इनकी जी कर्नाटक में, क्योंकि इन्होंने नंदिनी के उसमें कर्ड में दही शब्द का को फोर्स किया, वहां पर वो इशू बन गया था। बिल्कुल। और वो नंदिनी का इशू इतना बड़ा इशू बना नंदिनी का कि बीजेपी को नुकसान हुआ पॉलिटिकली वहां पे कर्नाटक में। तो भाषा का इशू, डिलिमिटेशन का इशू बहुत संवेदनशील इशू है दक्षिण भारत में। चंद्रबाबू नायडू आज नहीं समझ रहे हैं तो कल इनको समझना होगा। पवन कल्याण समझ गए हैं तो वो थोड़ा बीच की बात कर रहे हैं। तीसरा मुद्दा जो है वो टैरिफ का है, और ट्रंप के टैरिफ का, स्टील और एल्युमिनियम के टैरिफ का असर दिखने लगा है। उनके एक्सपोर्टर्स ऑलरेडी कह रहे हैं सरकार से कि कुछ कीजिए, उनका माल अभी जो ऑर्डर्स है वो पेंडिंग है, वो आगे बढ़ नहीं रहा है, और उसका सीधा असर भारत में पड़ने जा रहा है, शुरू हो चुका है। एक्सपोर्टर्स हाहाकार मचा रहे हैं जी। और चौथा एक बड़ा इशू और बन रहा है, वो है कि तेलंगाना ने 42% ओबीसी रिजर्वेशन को उनके कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, विधानसभा में गया। उन्होंने कास्ट सर्वे करवाया था, कास्ट सर्वे में 50% से ऊपर ओबीसी है, उसमें 10% मुस्लिम ओबीसी भी हैं। उनका रिजर्वेशन बढ़ाकर 42% का कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया। अब ये जो बिहार में भी ऑलरेडी कास्ट सर्वे हो चुका है, राहुल गांधी ऑलरेडी 50% की लिमिट को हटाने की बात कर रहे हैं, तेलंगाना में वो लिमिट हट गई। 42% अगर सिर्फ ओबीसी का रिजर्वेशन होगा पंचायती राज में और नौकरियों में, और एक और उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट बात जोड़ी गई है वो सरकारी ठेके देने में भी रिजर्वेशन जोड़ा गया है उनके बिल में। तो ये पूरे देश में आप देखिएगा कि ये एक नई राजनीति की शुरुआत होगी। जो राहुल गांधी अब तक भाषणों में कहते रहे थे, अब वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया है। जी जी जी। हमारे बहुत सारे साथी बोल रहे हैं ग्रोक पे चर्चा कीजिए। करेंगे, आएंगे, ग्रोक पे भी आएंगे।